हेलो बच्चा लोग। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी आईएससी 12 का सारा आकाश। सारा आकाश का पार्ट 6। ठीक है, ऐसे 16 और से देखा जाए तो उत्तरार्ध का पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आई होप आपने देख लिया होगा सारा का सारा जो भी अपलोडेड है, सारा आकाश एंड एवरीथिंग जस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। ओके, आ जाओ। आप लोग सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 में होता क्या है। आपके मन में कोई खुशखबरी मचल रही है और आप उसे जल्दी से जल्दी जाकर घर सुना देना चाहते हो। तब कोई आपको बातों में उलझाए हो या बहस के एक से एक उलझी सूत्र निकाल निकाल कर ला रहा है। माने अपने को घर जल्दी जाना है और कोई पकड़ के से बात पे लगाया जा रहा है, तो मन में कैसी झुंझलाहट माने इरिटेशन आती। इच्छा होती है कि सारी शिष्टता माने डिसिप्लिन और सभ्यता माने सिविलाइजेशन, जो भी अपना डिसिप्लिन है, व्यवहार है, वो को ताक पर रखकर, ताक माने बिस्तर पर रखकर झटके से उठ खड़े और कहूं आप ये सारी बकवास बंद कीजिए, मुझे सबसे पहले खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाना है। दिवाकर की बैठक में मेरी हालत कुछ ऐसी थी। माने दिवाकर ने कुछ गुड न्यूज दिया, नौकरी का इनफैक्ट। और वो गुड न्यूज पाते ही उसको ऐसा लग रहा है दिवाकर चुप कर, अब मुझे अपनी पत्नी के पास जाने। दिवाकर ने पूछा काम करोगे? मैंने बोला हाँ हाँ, मिला कुछ, मिला तो है सही लेकिन बहुत दूर है। दिवाकर बोला यूं समझो कि शहर के दूसरे सिरे में, मैंने दूसरा हिस्सा में। यार तुम बताओ तो सही, मैंने बोला नौकरी तो बताओ भाई। यार तुम बताओ तो सही, तुम शहर की बात करते हो, मैं दुनिया के दूसरे सिरे पर चला जाऊंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा शर्त यह है कि 3rd ईयर ज्वाइन करोगे। 3rd ईयर माने कॉलेज का फर्स्ट ईयर, उस समय 3rd ईयर ऐसे बोलते थे। हाँ हाँ यार करूंगा, तू बोल तो सही। मैं झुंझुलाकर मुस्कुरा उठा। तो सुनो, काम है कि प्रेस में प्रूफ रीडिंग। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? जो लिखा हुआ रहता है उसको रीड कर लो कि सब सही लिखा है कि नहीं, उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसको क्या नौकरी मिला। सुबह 5 से 11 तक का वक्त है, या 5 से 11, ताकि वहां से सीधा कॉलेज जाने में सुविधा हो। कौन लोग है, कहाँ है, मुझे बता तो सही। दिवाकर पूछा। इतनी उतावली क्या? पिताजी के एक दोस्त का प्रेस है। फिलहाल तो कुछ बहुत नहीं है, लेकिन 2 1 महीने में बात कहे सुनकर बढ़ाया जा सकता है। मैंने पैसा कम है पर बढ़ा दे। पहले बात बता तो सही कि है कितना? 75 रुपए। 1 2 महीने बाद 100 कराया जा सकता है। मैंने तो अभी तो कम है, पर उसके बाद क्या होगा? कितना है? 75। उसके बाद कितना होगा? 100 रुपया करवा दिया जाए। कैसे बोला? और किसका था? इसके पिताजी का ही था। लेकिन तू ऐसे बेचैन क्यों है? वह मेरी बच्ची, सॉरी, वह मेरी बच्चों जैसी अधीरता पर हंस पड़ा। बच्चों जैसे माने एकदम इम्पेशेंट हो रहा था, तो अधीरता माने वो है। बहुत है दिवाकर। कृतज्ञता गदगद माने ग्रेटफुलनेस आ गया। यह हो जाए दिवाकर तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तू नहीं जानता मैं कितना परेशान हूँ, घर में एक पल चैन को नहीं मिलता। और मन में ऐसा ज्वर उमड़ता है, ज्वर इज फीवरिशनेस, की मुझे चाहिए चाहिए नौकरी। कब चलेगा? चलो अभी चले ना, मैंने चलो अभी नौकरी। दिवाकर ने एक पल मेरे चेहरे को देखा और बोला अच्छा तो चलो। तो बोलते चल चल। और जब सारी बात तय हो गई तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 75 रुपए की नौकरी सचमुच मुझे मिल गई। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि ये दो दो पैसे को तरसना मेरे भाग्य में हमेशा है। होता ना कि भाई कभी कभी किसी के जीवन में बहुत कष्ट होता है तो उनको लगता है गुड डेज आएगा ही नहीं, बट ऐसा बच्चा नहीं। हर महीने एक साथ 75 रुपए हो तो सपना, जिस पर किसी तो सपना है जिस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा। बेचारे भाई साहब को इससे भी ज्यादा मिलता है। सारा दिन खटते हैं, लौटते हुए मन होता है उड़ता हुआ चला जाओ और जाकर प्रभा से कहो देख प्रभा मुझे नौकरी मिल गई, दिवाकर की ही वजह से यह सब हुआ है, नहीं तो यार घुट घुट कर मर जाता। मैं उसके साथ लौट कर तक आया। तय हो हुआ था कि सुबह 5 से 11 बजे तक यहाँ रहा करूंगा। इसके बाद सीधा कॉलेज जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा सौभाग्य से पहले पीरियड 3rd ईयर का ना पड़े। मैंने होता ना कि 3rd ईयर का पहला पीरियड नहीं अटेंड करना पड़े तो और इजी हो जाए। निश्चय जब भाग्य ने यह मेरा साथ दिया है तो वहां भी देखी मैंने, वो लग भी चलेगा कि उसका टाइम क्लैश नहीं। वरना हाजिरी पूरी कराने के लिए किसी प्रोफेसर की खुशामद कर देंगे। हाजिरी माने अपना तो ना प्रॉक्सी लगाना है, प्लीज अटेंडेंस दे दो, उसको बोलते कि पीरियड छोड़ दूंगा। मन होता है कि दिवाकर के पैर में लिपट जाओ। होता है ना ग्रेटफुल का, एकदम कृत कृत्य का अपना जो एक भाव है वो आ। दिवाकर तूने मुझे बचा लिया, वरना सच कहता हूँ कि मैं पागल हो जाता हूँ। तू नहीं जानता हमारे घर की हालत क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करूं। मेरी आंखें भर आई, रोने जैसा हो।
अरे छोड़ भाई, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मुसीबतों के संघर्ष करने का नाम ही तो वीर है। माने जो इंसान मुसीबत में संघर्ष करेगा वही तो वीर इंसान कहलाएगा। वैसे तो मुझे बड़ा उपदेश देता है, खुद इतना कमजोर है, मैंने इतना ज्ञान देता, और तू देख कितना कमजोर है। और फिर मुझे संकोच से बचाने के लिए एकदम बात बदल कर बोला, लेकिन यार यह बात सोचता हूँ कि दूर बहुत पड़ जाएगा आने जाने और खाने पीने की मुसीबत होगी। मैंने सुबह सुबह 5 बजे निकलो तो बहुत इश्यू होगा। दूर की तो कोई बात नहीं है, मुश्किल से 2 मील होगा, मैंने दिवाकर ऐसे। ज्यादा भी हो तो क्या है, सुबह सुबह जरा टहलने भी हो जाएगा, मैंने काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, खाने की समस्या जरा टेढ़ी है, फिर मैंने सोचकर कहा पर खैर वह भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रभा बना दिया करेगी, सुबह बहुत जल्दी तो उठना पड़ेगा, रात को बन जाया करेगा। दिवाकर उसकी बड़ी इच्छा है कि मैं एमए कर डालू, मैंने एक अपनी बीवी का इच्छा भी प्रकट करा है, बीवी माने प्रभा का क्या इच्छा है, एमए। सुनती खुशी से उछल पड़ेगी, अच्छा हाँ अब बता। उसने एकदम याद करके कहा, उस दिन तुम किरण से माने क्या बोले थे ऐसे, क्षमा के स्वर में मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। यार सब चलता है भाई, जरा ये समय गुजर जाने दे, फिर किसी दिन बैठकर सब बता दूंगा, मैंने क्या क्या बात हुआ वो बताऊंगा, जैसी तेरी मर्जी। लेकिन इतनी सुबह उन्हें मुसीबत होगी खाना बनाने में, मैंने होता है ना भाई बीवी को मुसीबत हो। उसने चिंता से पूछा, क्योंकि 5 बजे यहाँ पहुंच जाने का मतलब है 4 साढ़े 4 बजे घर से चलो, यानी 3:30 पौड़ 4, मैंने 3:45 उठो, परेशानी तो खासी है। सब हो जाएगा दिवाकर, सब हो जाएगा। उसे तुम नहीं जानते, उसे कितनी मुसीबतें सही है, कोई नहीं जानता, मेरे लिए वह यह सब कर लेगी, सब सह लेगी, और अपने जैसे अभागी के लिए प्रभा के त्यागे मुसीबत का ध्यान करके मेरी आंखों में आंसू आ गए कि माने मेरे लिए प्रभा ने कितना सैक्रिफाइस किया, उसको सुन के आंसू आ गए। फिर बोल रहे विह्वलता के आवेश माने इमोशंस का आवेश को रोक कर एकदम दूसरी ओर देखते हुए रुलाई जैसा हो गया था। तो कंट्रोल किया कि नहीं रो, कि प्रभा के सामने भी रो दूंगा तो क्या होगा। उसको लगा थोड़ी देर हम लोग यूं ही बने बने बिना बोले चुपचाप थे। फिर मुश्किल से मैंने दिवाकर को बोला, दिवाकर कुछ रुपए देगा, तो बोलते कितने, तो 20 रुपया उधार मांगा, पॉइंट टू बी नोटेड 20, मिलते चुका दूंगा। सोचा आज घर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ प्रभा के लिए जाऊंगा, वो खुश होगी। उसे धोती की सख्त जरूरत है, धोती माने साड़ी। यह तो नहीं है किरण के पास होंगे तो दे दूंगा। और हाँ शिरीष भाई साहब आए हैं, वे भी पूछते हैं तुम्हें, आज शनिचर माने सैटरडे है, सो दोपहर की गाड़ी में आएंगे, बहन से मिलने आए थे अब तक लौट आए होंगे, माने बहन से मिलने गए थे अब तक मेरे घर आ गए। ऐसे मन तो हो रहा था कि कहूं मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे प्रभा के पास जाकर सबसे पहले सूचना देने, लेकिन दिवाकर से रुपए लेने थे, और इस समय मैं उसका इतना एहसान मन था कि जो भी वो बोलेगा मैं वो करूंगा। चलते हुए पूछा, क्यों, रविवार को तो हमारी छुट्टी रहेगी ना। बिल्कुल रहेगी, अगर काम कराएगा तो ओवर टाइम देगा। फिर मुझे समझाकर बोला, देख प्रूफ रीडिंग तो तुम जानते नहीं हो, 5-7 दिन तो तुम्हें सीखने में लगेंगे, पहले काम सीखो। अरे सब हो जाएगा यार, तूने क्या अपनी तरह कुड़ मगज समझा है, मैंने मेरे को ऐसा समझा कि मुझे कुछ नहीं आता है। और मैं अकारण ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। कांपते हाथों से रुपए जेब में रखे और बैठक में शिरीष भाई आ गए। क्यों साहब, हमारे आते ही चल दिए। अरे भाई साहब आपके लिए तो आया हूँ, मन में सोचा कम से कम धोतिया तो आ जाएगी, मैंने उसके मन में प्रभा की इच्छा जग रही है, बट सामने शो कर है। पूछा बहन की तबीयत कैसी। ये थके ही कुर्सी में बैठ गए, गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है वक्त तो लगता है, दिवाकर भाई माफ करना, तुमसे कहा था कि साथ चलोगे देखने, लेकिन मेरी तबीयत ऐसा घबरा रही थी कि मैं उठकर चला गया। मैंने दिवाकर को आज साथ लेकर जाता बहन से मिलने, बट ये चला। अच्छा आप लोग कैसे हैं? ठीक। अरे यार नई चीज तो मैंने देखी नहीं, उन्होंने मेरी बात अधूरी काट कर कही, आपकी चोटी, मैंने उसके जो चोटी था वो कटवा लिया था। देखकर दिवाकर भी उछल पड़ा, अरे मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये क्या है, चोटी नहीं है। और मेरे मुंह में एकदम लाल हो गया, मैंने शर्म। कल जब बाल कटवाए थे तो चुटिया एकदम उड़वा दी थी, पता नहीं उसके पीछे शिरीष भाई का डर था या कोई उपयोगिता समझी नहीं कि चोटी का कोई यूज नहीं है इसीलिए। लेकिन फिर इतना संकोच हो रहा था और झेप लग रही थी कि बाहर निकलने का हिम्मत नहीं है। हमेशा हाथ सिर पर ऐसे कर रहा था कि चोटी के ऊपर नहीं दिख जाए, लेकिन मैं उसे छिपाए रखना चाहता हूँ। घर वाले शोर मचाएंगे, बाहर वालों को पता चलेगा तो वे भी जान मुसीबत में कर देंगे। यो इधर मैंने चोटी को बालों में छिपा कर रखना शुरू कर दिया, इसलिए देखने में एकदम ध्यान खींचेगा। कभी लगाई नहीं, जाने कैसे लगूंगा, होता है ना छोटी कभी काटी नहीं एंड ऑल, तो कैसे लगूंगा। बाहर निकलते, सड़क पर चलते, घर पर रहते, हमेशा सचेत रहता कि चोटी अलग नहीं हो। नौकरी पाने की खुशी में अब तक सब भूल गया था। अब शिरीष भाई की बात सुनकर याद आ गई और शर्म आ गई। बस एक ही बार की बहस में सारी माला कंठी भूल बैठे। दिवाकर ने ताना मारा तो मुझे होश आया, इतनी देर में साथ हुई, धर्म में ध्यान नहीं दिया। इस बार शिरीष भाई ने मेरा पक्ष लिया, जो समझ में आता है वह करते हैं, कोई तरह कि अड़ियल है, माने तो अड़ियल नहीं है ना कि ये नहीं करने तो नहीं करने, समझ आए तो कटवा दिया। अच्छा अब आप कुछ आदमी से लग रहे हो, वरना कार्टून बने घूमते हो। दिवाकर ऐसे ही हंस रहा।
इस समय मैं इस मन स्थिति में नहीं था कि किसी का बात का बुरा मन हो रहा था जल्दी से जाऊं और ये सब खत्म करके प्रभा के पास चला जाऊं। इसको यही माना कि यहाँ से निकल। इस बार सिगरेट जलाकर शिरीष भाई ने विषय बदला। हाँ, तो आपने बताया नहीं, भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ किया है मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट। विषय बदलने से मुझे कुछ चैन की सांस मिली। उनकी इस बात पर मैं तभी से ही सोचता हूँ, लेकिन कोई एक चीज समझ में नहीं आई इसको कि विषय मैंने भारतीय संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट किया है। जो कुछ जानता उन्हीं शब्दों में बोलता। उत्तर दिया आत्मज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है हिंदू धर्म में सबसे ऊपर। बात काट के बोले भाई ये भारी भारी शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए आपने कोशिश करके अर्थ समझ भी लिया तो इसका यूजफुलनेस कुछ नहीं, उपयोगिता नहीं, इसलिए जरा डॉट मैं अचका गया। फिर भी जैसे तैसे सरल शब्दों में शायद अपनी बात काटते हुए जल्दी से बोले संसार झूठा है, माया है, ब्रह्मा के अंश है और अपने माँ बाप भाई बहन पत्नी पुत्र सब माया, माने दुनिया में सब मोह है। बस एग्जाम को मोह माया मत समझना, बदले में आप उनके लिए माया है। इसलिए इन सारे माया के बंधनों को तोड़ दो और आत्मा ज्ञान होगा, माने मोह माया छोड़ो और अपने स्पिरिचुअलिटी में जाओ, अपने आप को जानो। भागकर हिमालय की गुफा में चले जाओ और ये सब अपने आप ही छूट जाएगा। शिरीष भाई हा करके हंस, मतलब ये लोग सब चीज छोड़ के हिमालय में चले जाते हैं लोग। मैं सहसा ही हतप्रभ माने शॉक्ड हो गया और जवाब नहीं सोचा। तब वही मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले भाई मेरे, यह पलायन और पराजय का दर्शन तो आपके यहाँ ले आयो। बेटा बाप को माया समझे और बाप बेटे को। एक्सक्यूज मी, इससे ज्यादा एहसान फरामोश कौन होगा कि मैंने एक दूसरे का अपमान, और क्या होगा फिर। औरत ने आपको जन्म दिया, उसे आप नरक का द्वार कहे, माने होता है ना कि नरक है ये तो। और जिसे आप अपने बेटे को मां बनाने जा रहे हैं उसे कुंभी भाव बताए या हद दर्जे का, माने सबको घृणा करते कि क्या है सब मोह माया लस्ट है, इसके कारण हो रहे थे, बहुत बुरी बात। लेकिन अंत में हमने हाथ तो कुछ भी नहीं पड़ा होता ना, मोह माया की दुनिया में कुछ नहीं पड़ता, तो वो बोला इसलिए आत्मा को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वाह साहब वाह, खूब दर्शक है आपका। इस बार सचमुच शिरीष भाई ने जरा आवेश गुस्सा में बोला, आत्महत्या की कैसे सुंदर नाम है। आत्मज्ञान, ब्रह्मा में लीन होना, माया मोह के बंधन से छुटकारा। अरे साहब कौन आपके हाथ जोड़ने गया था कि आप इस संसार में आइए। बाजीगर ने एक गोला निकाला तो आपके हाथ में ब्रह्मा मैंने दे दिया। दूसरा गोला निकाला माया आ गई, तीसरा गोला निकाला गुण आ गया। लीजिए साहब, हवा में दर्शन का महल खड़ा हो जाता है, मैंने अपने को भगवान दिखते ना अपने दर्शन करते वैसे बोल। अब आप हर भार की जिम्मेदारियां छोड़िए और भागिए इस ब्रह्मा ज्ञान में, माने जो आपकी जिम्मेदारी आप उनको नहीं देखते, माँ बाप भाई बहन, और आप गुफा में चले जाते, तो ये गलत चीज। इससे आप बेकार के झंझटों और चिंताओं से बच जाते। जी हमारे घर में एक दुर्घटना हो गई और आपको प्राप्त है कि माने आप तो एक आसन लगाए बैठते, आप इस दुर्घटना में कौन। जस्ट 1 मिनट गाइस। प्लीज इसमें थोड़ा सा अपना ना, आप लोग अपना बुक आई होप निकाल लो, या फिर आप लोग सुनना, थोड़ा सा हेजी है तो आप लोग जस्ट सुनना। जी हाँ, हमारे घर एक दुर्घटना हो गई और आपको प्राप्त हो गया ब्रह्मा ज्ञान। आप तो एक तरफ आसन लगाए बैठे हैं, अब इस दुर्घटना को कौन संभाले, मतलब अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों में कोई प्रॉब्लम आ गया, बट हम तो बोलते हैं मोह माया में नहीं है, और हम लोग आसन लगाए ध्यान करे कुछ करे तो गलत है अकॉर्डिंग टू अपने शरीर में। ब्रह्म ज्ञान ना हो गया, शराब का बोतल हो गई कि प्योर औधे पड़े हैं, औधे माने नशे में। भाड़ में गए जाए घर और कुएं में जाए घर वाले, और फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया। वे बोले अच्छा क्यों साहब, मान लीजिए आपके माँ बाप ने ना आपको पढ़ाया लिखाया ना अच्छा खाना पीना कराया, आपकी देखभाल भी ठीक नहीं की, तब बड़े होकर आप उन्हें गालियां क्यों देते? क्यों नहीं मान लेते कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया था कि उन्होंने आपकी माया मानना शुरू कर दिया था। मतलब पेरेंट्स हमारा सेवा क्यों करते हैं? मान लो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं कि हम लोग को मोह माया मान रहे हैं, तो तुम गाली क्यों देते हो? बड़े होकर माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वे क्यों मोह माया के पीछे भागते? इसलिए उन्होंने आपकी चिंता नहीं। इस बार सचमुच में बौखला गया, गुस्सा आ गया। ब्रह्म ज्ञान के इस रूप को तो मैंने देखा ही नहीं। इस दृष्टि से तो सचमुच यह एहसान फरामोश और गैर जिम्मेदारी है कि कोई किसी को कैसे छोड़ सकता है। मैंने फिर पैतरा बदलने की कोशिश की। ब्रह्म ज्ञान का मतलब इतना स्थूल और ऊपरी तो नहीं है, ये बहुत से ऐसे कार्य जिन्हें हम ईश्वरीय कहते हैं, ईश्वरी माने भगवान का फीलिंग कहते हैं, बहुत सी चमत्कार। आपकी चमत्कार और दैवी घटनाओं वाली बात पर मुझे एक चीज याद हो गई। शिरीष भाई ने जरा मुस्कुरा कर कहा, बोला मेरे को एक चीज याद आई, पता नहीं कहाँ तक सही है लेकिन मैंने इसे स्वामी विवेकानंद के ही नाम से सुना है। किस नाम से सुना स्पिरिचुअलिटी को? स्वामी विवेकानंद जी
कहते हैं एक बार कहीं जाते हुए रास्ते में नदी पार करने की जरूरत पड़ी, पार कराने वाले नाव दूसरी किनारे गई, स्वामी जी बैठकर राह देखने लगी थी, उधर से नाव लौटे तो वे नदी पार करे, तभी कोई एक महात्मा भी वहां पहुंच गए, परिचय हुआ। महात्मा जी को जब पता चला कि स्वामी जी नाव की प्रतीक्षा करे तो उनकी भर्त्सना माने निंदा करने लगी। कहा कि अगर ऐसी ऐसी जरा सी बदाओं को रुक कर खड़े हो जाओगे तो कैसे होगा, तुम तो स्वामी विवेकानंद हो, बड़े आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल गुरु हो, जरा सी नदी पार नहीं कर सकते, देखो नदी यो पार की जाती है। और महात्मा जी खड़ाऊ खटकाते हुए पानी पर चलते, खड़ाऊ माने वुडन चप्पल, पानी की सतह पर लंबा चक्कर लगाकर महात्मा जी लौटे और चुनौती के स्वर में बोले, अमेरिका घूम आने और भाषण देने से कोई स्वामी नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। इस महात्मा की शक्ति शक्ति पर स्वामी वास्तव में चकित है कि कैसे चल रहे पानी में। पूछा, महात्मा यह सिद्धि आपको कहाँ से मिली? अपने प्रभाव और स्वामी जी की मूर्खता पर महात्मा मुस्कुरा बोले, यह सिद्धि यूं ही नहीं मिली, इसके लिए आप हिमालय की गुफाओं में 30 साल तपस्या करनी पड़ती है। गाइस कितना साल? 30 साल, याद रखो, ठीक है। 30 साल तपस्या करनी पड़ती है, फिर तब मिलता ही है। और वो खिलखिलाकर हंस दी। शिरीष भाई ने अपनी बात तोड़कर मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया। यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिखेगा। और बात सचमुच ऐसी रोचक थी और ऐसी जगह तोड़ी गई थी कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्यों? इसने हंसने की क्या बात है? मैंने आप ये बोल के क्यों हंस रहे हो? वही तो स्वामी जी ने कहा। वे बोले, महात्मा आपको इस चमत्कार पे मैं सचमुच चकित हूं, लेकिन भगवान नदी पार करने का काम तो 2 पैसों में हो सकता है, उसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर। सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि नदी पार करने के लिए नौका आएगा मैं कर लूंगा, 30 साल गुफा में जाके क्यों बैठ? 2 पैसे के काम के लिए 30 साल जो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा, 30 साल आपने साधना में लगा और जीवन का बाकी दिन इस चमत्कार या सिद्ध के दर्शन में लगाएंगे। जिंदगी भर नदियां पार करेंगे और लोगों की श्रद्धा लूटेंगे। श्रद्धा माने लोगों का फेथ। ये 30 साल आप मानव कल्याण के किसी कार्य में नहीं लगे, माने ह्यूमैनिटी में लगते, कोई सेवा करते, ऐसे बोला जा रहे कि 30 साल आपको मानव की सेवा में क्यों नहीं लगा? कोई दवा ही कोर्स है जिससे लोगों की रोग से मुक्ति मिलती है। अपनी बात समाप्त करके शिरीष भाई बोले, मैं नहीं जानते घटना सच है झूठ, लेकिन इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि आदमी भूख और रोग में तड़प तड़प कर मरता है और अपनी भारतीय संस्कृति मानव मात्रा का कल्याण ढूंढती है। माने सिर्फ ये नहीं कि कोई और रिसर्च करे, सिर्फ यही। औरत और शूद्र की कबाब भून भून कर खाते हुए हम लोग जीव मात्र को समानता के नारे लगाते। चींटी और हाथी में तो हमने ब्रह्म देखा, लेकिन शंभुक और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझे। माने बोलते कि छोटे छोटे चीज में तो भगवान देख रहे हैं, बट सीता को अपने भगवान नहीं समझे। एक्सक्यूज मी, उन पर हमने क्या क्या अत्याचार नहीं किया। और अचानक मुझे शिरीष भाई की बात सुनाई देनी बंद होगी, लगा जैसे मैं प्रभा के सामने सिर झुकाए अपराधी हूँ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भीतर एक क्षण के लिए भी अपराध नहीं आया था? कभी उसने सीता के सामने अपने आप को निरुत्तर नहीं पाया कि मैं कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा? जैसे अचानक मेरा दम घुटने लगा, मन हुआ अभी अभी उसी क्षण मुझे प्रभा के सामने जाना चाहिए और बैठे बैठे बहस कर रहा हूं, कैसे इस बहस को समाप्त करूं? लेकिन उनकी बातें ऐसी आकर्षक थी कि मन उठने का नाम नहीं लेता था। इस स्लाइड वह बता रहे थे, और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है कि हमारे पास अपना इतिहास नहीं। इतिहास माने हिस्ट्री। पता नहीं और किसी जाति के पास अपना सच्चा इतिहास है कि नहीं, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। पुराणों में काव्य और इतिहास का ऐसा हपला है, माने कि सच्चाई का पता नहीं चलता है। ऐतिहासिक सत्यों और तथ्यों माने टूल्स जब जब काव्य रूप में आए, काव्य माने पोएम्स के रूप में आए हैं, दिखाई दिए, तो अजीब लगता है। फिर हर युग में पुराणों को इतनी बार काव्य का जामा पहनाया गया है, काव्य का माने अलग अलग वे में लाया गया कि सच्चाई का पता ही नहीं लगता। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि हर युग इतिहास और पुराण को अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के प्रकाश में देखते हैं। माने हर युग हिस्ट्री को अपने अपने वे में देखता है, उसी हिसाब से तोड़ मरोड़ करता है और सिर्फ नई व्याख्या करता है, पुराने भी रूप में लाता है। फिर एक कान से दूसरे कान तक आती है और सच्चाई क्या होता है, चेंज होता जाता है। उनकी कुछ बातें मेरे कान में पहुंच रही थी, कुछ ऊपर से जा रही थी, शायद मेरी मन स्थिति वे समझ बोले, आपको मेरी बात तकलीफ पहुंचा रही है, माने आपको बहुत हर्ट हो रहा है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ तकलीफ पहुंचा रही है? नहीं नहीं, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा आपको शायद कुछ परेशानी हो, माने आपको कोई प्रॉब्लम हो। बात यह है, मैंने हल्का हकलाकर कहा, मैं इस समय जरा जल्दी में हूँ, घर में कुछ काम है। वैसे आपकी बातें इतनी रोचक है कि मन नहीं कर रहा, बहुत नई बातें हैं तो मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, बट थोड़ा जल्दी है तो मुझे जाना होगा। अरे आपने पहले क्यों नहीं बोला? भाई कमाल के आदमी हो, वे खड़े हुए। भाई हमें तो बहस करने का रोक है, आप बता दिया करिए। काम है, हम बातूनी आदमी, बातूनी माने ज्यादा बोलने वाले। अपनी कमजोरी पर हंसकर वे बोले, हाँ आपको तो रिजल्ट निकालने वाले होंगे ना आजकल, चारों तरफ वही सब सुनाई दे रहा है। इसी चिंता से तो सूखे जा रहे, जाने क्या होगा। मेरा दिल वास्तव में धसकने लगा कि आगे क्या होगा रिजल्ट में।
फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे छोटे भाई साहब ने इस बार मैट्रिक का इम्तिहान दिया। मैंने, मेरा जो छोटा भाई है, कौन था, अमर, उसने क्या दिया, 10th का दिया है। उसे तो जब देखो रिजल्ट की चिंता है। राम ने सीता भी है या नहीं, माने राम में रात में सोता भी है कि नहीं पता नहीं, सिर्फ मंदिर घूमता रहता है। इस बार दिवाकर बोला, हाँ मैं जानता हूँ उसे, मैं तो उसे बार में तुमसे बातों भी करना चाहता हूँ, जब भी कभी निकलता हूँ अक्सर उसे इधर उधर देखता हूँ। यह उम्र बड़ी कच्ची है, उस पर अच्छी निगरानी रखना, वरना इधर उधर भटक जाएगा। कौन बोला, दिवाकर। देखता मैं भी सब कुछ हूँ दिवाकर, लेकिन भाई मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई बस नहीं चल। आगे, अब सारी बातें तुम ही बताओ। परेशानी से सिर झुकाए मैंने कहा, प्रभा के साथ बदतमीजी की सारी घटना मुझे फिर से याद आई। शिरीष भाई को नमस्कार करके मैं बाहर गया, दिवाकर साथ था। बाहर निकलते बोला, जिस समय तुम लोग सभ्यता और संस्कृति की खाल उधेड़ रहे हो, मैंने तुम्हारी समस्या का एक हाल खोज दिया। मैंने, तुम लोग जब ये सब बात करते, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा। क्या, मैं सोचने लगा, आज देवदूत की तरह, मैंने भगवान की तरह। क्या है बता। 4:30 या पौने 5 पर यहाँ एक गाड़ी जाती है, बस 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुंचा देती है। राजा मंडी एक जगह है, वहां पैदल भाग जाया करता। हाँ यार, इसका तो मुझे ख्याल नहीं है, मैं उछल पड़ा रही, समस्या का तूने हल कर दिया। मैंने, वो कैसे जाएगा उसका, लेकिन आने जाने में 2 आने रोज लगेंगे, पैसा। दिवाकर फिर चिंतित हो गया। मैंने हाथ मिलाकर चलते हुए कहा, अरे छोड़ो, किस झंझट में पड़े हो, यहाँ टिकट लेने वालों में से नहीं हूं। वह चरखा दे टीटी का बाप देखता रह जा। अकारणी खिलखिलाकर हंसता हुआ मैं चल गया। माने मैं बिना रीजन चल गया कि मैं टीटी को ऐसे ही क्या करूंगा, उल्लू बना। एक धोती का दाम जब 12 रुपया सुना तो सारा उत्साह गायब हो गया। मैंने, साड़ी का दाम इतना ज्यादा, सोचा था कम से कम 2 धोतियां तो ले जाऊंगा, खैर एक ही सही। यही क्या कम है। उस समय धोती का बंडल कभी इस हाथ से उछलकर उसमें पहुंच जाता, और कभी इस बगल से उस बगल, मैंने इधर से उधर, उधर से इधर। पाँव सीधे नहीं पड़ रहे थे। मन होता है कि सड़क बर्फ को ढलान की तरह चिकनी और ढालू होती जाए, मैंने एकदम स्लिपरी हो जाए बर्फ की तरह, और फिसलता फिसलता मैं घर जाऊं। धोती प्रभा को देता तो वो उछल जाएगी, सोचा। उसके बाद वो मुस्कुरा रहे, कभी उंगलियों पर हिसाब लगा रहे, कभी झटक रहे हो। फिर अपने मैंने जो भी उसके अंदर चल रहा था, वो सोच रहा था क्या हो। फिर वो देखा कि शिरीष होता तो भगवान का भी खाल उधेड़ लेता। मैंने भगवान को भी पूछता, क्या सच है क्या झूठ। वो मूर्ख है, वैसे बातें ही तो सच कहता है, लेकिन भाई सभ्यता संस्कृति का भी अपना अस्तित्व है। कौन सोच रहा है, अपना समझ। मानवता के सिवा कभी भी धर्म की जरूरत नहीं, मगर हमारा धर्म तो सबसे बड़ा है। अरे इतनी सी बात पर 2 घंटे लगातार बहस करता है। मुझे जल्दी थी प्रभा के पास पहुंचने की, और बहस किए जा रहे हैं। हाय, उस बेचारी ने भी कितनी मुसीबतें सही है, लेकिन शीघ्र ही सारी खुशी चिंता में बदल गई। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं, या प्रभा को दूंगा कैसे, सचमुच ये तो बड़ी समस्या है। सबके सामने दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अम्मा और भाभी को बुरा लगेगा। हाँ, यह तो हो सकता है कि धोती सीधा अम्मा को जाकर दूं, कहूंगा अम्मा धोती तुम्हारे लिए, समझा दूंगा। अभी अभी दो तो धोती को लेकर इतनी बातें हुई है, वे खुद ही दे देंगी। हाँ यह ठीक है, दुनिया भर के झंझटों से बच जाऊंगा। हमारे यहाँ भी जरा जरा सी बात पर बहुत चकमचक होती है। भाई साहब बेचारी सारा दिन हाथ तोड़कर कमाते हैं, और वह भी कोई कमाना है। वह तो कहाँ मकान है, मैंने होता है ना कि मकान है, नहीं तो मकान किराया कैसे देते। तिस तो कम से कम देनी ही पड़ती है कायदे से। हम पहली कमाई की धोती मिलनी तो अम्मा को ही चाहिए। मैंने, अगर मेरा पहला कमाई हो रहा है तो किसको देना चाहिए, अम्मा। अगर दे दूं तो सचमुच खुश हो जाएगी। कौन खुश हो जाएगी, अम्मा। लेकिन जैसे घर दरवाजा दिखाई दे, सारी भावनाएं काफूर हो गई। कपूर माने उड़ गई। घुसते ही कुंवर को पूछा, भैया यह क्या ले आए। मैंने तो स्वाभाविक रूप में बोल दिया, कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी की धोती लाया, उसके पास थी नहीं। पर ज्यादा कुछ ना पूछकर वह जा रहा था, वह चला गया। बंडल मैंने सीधा अम्मा की गोद में दे दिया। उसने पूछा क्या है, मैंने स्नेह से बोला, अम्मा तुम्हारे लिए धोती है। माने जो धोती वो प्रभा के लिए लाया, वो अम्मा को दे दिया। और वास्तव में मेरे मन में आया कि अगर इसे अम्मा रख लेंगी तो क्या होगा। क्या है, प्रभा के लिए दूसरी ले आऊंगा। तभी कोने में चटनी पीसी हुई प्रभा दिखाई दी। तब लगा नहीं, अम्मा से ज्यादा जरूरत उससे है। जैसे ही पहला वेतन मिला, प्रभा के लिए जरूर ले आऊंगा, या अम्मा के लिए। मैंने इसको अम्मा को दे देता हूँ, और जब सैलरी मिलेगी, फर्स्ट सैलरी है तो उधार का था दिवाकर का, तो अम्मा को दूंगा। अम्मा बोली, हाँ हमें तो बहुत लाएगा। यो क्यों नहीं कहता कि अपनी बहू के लिए लाया, अम्मा ने मुस्कुराकर कहा। वे बंडल खोलने लगी, बच्ची की गोद में झुलाती भाभी को भी देखने लगी। धोती तो बड़ी अच्छी है, अम्मा और भाभी दोनों के मुंह से निकला। तभी कुंवर भी आकर खड़ा हुआ। कुंवर 6 क्लास में था, और थोड़ी देर देखकर बोला, भाभी के लिए लाए। मैंने सच बोल दिया। हाँ हाँ, उतना क्या हम समझते नहीं है, अम्मा ने इस तरह कहा।
जैसे या इस बात पर पिछले जन्म में भी जानती थी नहीं, अभी दरवाजे पर कह रहे थे। अपनी बात को भी सच बताने के लिए कुंवर ने कहा कि मुझे सच में बताया। अम्मा की प्रसन्नता गप एकदम गायब। मैंने तेज आंखें से कुंवर को घूरा, लेकिन अंधेरे के कारण उसे नहीं दिखा। या अम्मा को कहीं मेरे खिलाफ भड़काने का तो नहीं तरीका, ऐसा वो सोचा। तुम्हारी रख लो माँ, मैं क्या करूं, मुझे अपने और कुंवर दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा है। बात जबान पर आते आते रुक गई। तुम ही दे देना, माने अगर तुमको प्रभा को देना माँ तुम दे दो। जिसके लिए लायो तू खुद दे दे, मेरा नाम क्यों लेगा। इस बार अम्मा ने इतने कटु शब्द में बोला और दे दी। और उसी दिन खाना खाते खाते भाई साहब ने सूचना दी, भाई साहब मैंने सोचा थर्ड ईयर एडमिशन लूंगा, मैं डर रहा हूं कि कहीं कोई कांड नहीं हो जाए। भाई साहब का कौर चुबाता हुआ मैंने खाना खाते हुए रुक गए। कुछ देर बोले जैसे पहचानता रहो, फिर पूछा बाबूजी से पूछ लिया, आप कहेंगे तो वे आसानी से मान लेंगे। जब वे नाराज नहीं हुए तो मैंने अपनी बात हिम्मत रख के बोली, भाई साहब बात यह है कि जब तक कोई डिग्री न हो तो नौकरी नहीं मिलेगी। आहत स्वर में बोला, सो ठीक है, लेकिन उस डिग्री के लिए खर्चा भी तो होगा, बीए की पढ़ाई का खर्चा है। मुझे तो अमर भी पास होता नहीं दिखता, अमर तो अब दिखता तो वो पास नहीं होगा। इस बार कुछ दृढ़ स्वर में बोला, बीए की पढ़ाई का खर्चा तो निकाल लोगा ना, इसके बाद हम चिंता मैं नहीं ले सकता तुम्हारी। लेकिन भाई तुम अकेले तो नहीं हो, और भी तो लोग हैं। उनका इशारा स्पर्श है कि प्रभा भी है, तुम कैसे खर्चा देखो, ऐसे करके वो बोल रहे। बस अब मैं देख लूंगा भाई साहब, मैंने हट करके कहा, अब तुम्हें जो देखे कर लो, मैं तो बाबूजी से नहीं कहता, उनका दिमाग जो ही ठीक नहीं रहता, मैं बाबूजी से बात नहीं करूंगा, भाई बोला। धोती पर प्रभा नाराज हो गई, गंभीरता से बोली, बड़े लाई धोती, अम्मा को क्यों नाराज किया, तुम बताओ क्या करता। मैंने ईमानदारी से कहा, मैं तो तैयार था देने के लिए, बट अम्मा ली नहीं। आओ बड़े रईस बन गए हो, क्या बात है, कई रुपए पढ़े मिल गए क्या, जो धोती लाई उसको पता नहीं था ना नौकरी मिल गया। मैंने प्रयत्न पूर्वक बोला लापरवाही से, मुझे नौकरी मिल गई है सच। प्रभा उछल गई। मुझे उत्सुकता देखकर बेचैनी भी हुई कि कैसा नौकरी है क्या है। खुशी प्रभा के रोम रोम में थी, फूलों की खिली डाली जैसी उसकी खुशी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। प्रभा को जब सांस आई तो बोली, कितने की है, बस यह मत पूछो, यूं समझो कि पढ़ने लायक खर्चा निकलेगा। अगर यह चलती चली जाए तो एमए कर लूंगा, मैं दूर का भविष्य जाकर खोद। बेचैनी से उसने कंधे झकझोर कर कहा, तब भी कितने के बताओ। और उसकी झुंझलाहट मेरे भीतर गुदगुदा गई। मैं आराम से उसकी गोद में लेट गया और चोटी से खेलता रहा उसकी। और अपने से आत्म प्रभा से बोला, बस सबसे पहला काम यह करूंगा कि कॉलेज में नाम लिखवाऊंगा। मैंने इस पैसा से वो क्या करेगा, कॉलेज में जाएगा और नाम लिखवाएगा। बाद में फीस माफ करा लूंगा, जैसे जैसे तुम्हारे लिए खूब खूब कपड़े बनवाऊंगा, दो धोतिया ब्लाउज सब कुछ जो हम पूछे रहे तो सब बताऊंगा। और दुनिया भर की बेकार बातें चल दिए। वह और भी ज्यादा झुंझलाती रही, उसने मेरे हाथ पकड़ लिया, मेरी उंगली लेकर अपने दांतों के नीचे दबा रही थी। और भी प्रश्न करी थी, बताओ ना ऐसे पूछ रही है। तो फिर बताते क्यों नहीं हो, ये अपनी हरकत पर अपराधी कैसे हो, माने मेरे को सब कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, अपराध जैसे क्यों खड़े हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे बताओ। वो रूठ गए और जोर से सिर उठाकर जमीन पर रखकर बोली, एक तो इस 2.5 मन बोझ को गोद में रखी हो, ऊपर से कुछ बोल नहीं रहे हो। मैंने फौरन ही सुलह कर ली, मैंने इससे ठीक कर लिया फ्रेंडशिप। अच्छा अच्छा भाई, मगर पहले सिर रख लो। और फिर मैंने बोला, उस रात बड़ी देर हम लोग बातें करते रहे। मेरी कल्पना के तो पंख लग गए, बार बार और ठह ठह के मैं सपने का वर्णन किया। तुम्हारी मौज है, मैं उससे कहने लगा, पढ़ने लिखने पर नाम का काला अक्षर भैंस बराबर, और आगे जाकर प्रोफेसर कहलाओगे। जरा कोई प्रोफेसरनी की सूरत तो देखो जाकर। प्रभा नाराज हो गई। मैंने प्रभा को चिढ़ा रहे कि तुम तो पढ़ती नहीं हो, तो तुमको कैसे नौकरी मिलेगा, ये सब। प्रभा नाराज हो गई। तब ठीक है, कोई पढ़ी लिखी ले आना, बोलते अगर इतना तो पढ़ी लिखी ले आओ। लड़कियों को भी तो पढ़ाओगे, उन्हीं में तो किसी में छाट ले आना, और आपको लड़की को जो पढ़ा लेंगे, मैंने खुशामद की, मैंने लड़की को भी तो पढ़ना चाहिए। गुस्सा भूलकर प्रभा बोली, हाँ यो तो अभी से कह देती हूँ, बाद में तुम चिप चिप मत करना, मैं कॉलेज ज्वाइन करूँ। अरे जो चाहो सो कर लेना, तुम घर की रानी हो ऐसे। लेकिन रेडियो के बिना तो घर सूना सूना लगेगा, प्रभा बोली। नहीं, घर सूना क्यों लगेगा, मैं तो रहूंगी, ऐसे करके वो लोग बात चेंज। प्रभा लजाकर लाल हो गई, और उस समय तो कुछ भी होना कठिन लग रहा था। प्रभा भी मानसल हो रही थी। लगता है बांधा को जीत सकने का सामर्थ्य है। मैं योजना रखना तो प्रभा उसने सुधार करती हुई, प्रभा जो बताती उसने मीन मेक निकाले, मैंने मिस्टेक। उस रात बगीचे के फूलों से लेकर बगले के फाटक सबका बात चली। फिर उसके बाद धीरे धीरे बोली, सूत ने कपास और हम लोग एक दूसरे से मिल गए, अच्छा हुआ। बस बीच बीच में थोड़ी सी कठिनाई आ गई, इसे पार कर लेंगे हम लोग बहुत जल्दी, ऐसे। उस रात हृदय की कल्पना उन्मुक्त होकर होठों के स्वप्न में आ गए। उस रात हम दोनों आत्माएं एक काकर होकर सतरंगी पूल में थे, माने इन लोग दोनों बहुत क्लोज आ गए, बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहे हैं, ऐसे करके निश्चय किया कि कल रविवार मैं जाकर काम देखाऊंगा, समझ लूंगा और घर वालों को बता
लेकिन ये साफ कह देते हो कि नौकरी दिवाकर की ने शर्त में दिलवाई है कि मैं ज्वाइन करूँ थर्ड ईयर, तो मैं पढ़ूंगा। सुबह उठते ही मैंने कहा प्रभा एक दिन तुम्हें दिवाकर के यहाँ ले जाऊंगा, किरण को भी तुमसे मिलना है। प्रभा किरण के सामने होने की कल्पना से सकुचा गई। देखो मैं कैसे चल सकती हूँ, घर पे इतना काम है, तुम तो हमारे साथ चलोगी, घर पे तो हमेशा ही काम रहेगा। और मैं देर तक उसे शिरीष भाई के बारे में बताया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारी बातें वो उसने बताया। लेकिन मेरी बात टूट गई, किसी ने किवाड़ में जोर से धक्का मारा। हम लोगों पर जैसे बिजली टूट पड़ी, माने इतना जोर आवाज हुआ जैसे लगा कौन ही आ गया, बिजली टूट पड़ी। आगे देखते हैं क्या। फिर देखो लास्ट पेज जस्ट। घबराकर हड़बड़ाते हुए संभले संभले गए, चीखू कर रही। पहले तो समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन फिर बाबूजी की चीखने की बजाय वे मोहल्ले पड़ोस की सुनने की चिंता किए बिना जोर जोर से दहाड़ रहे। प्रभा अपने कपड़े ठीक करने लगे और मैं लड़खड़ाता हुआ बाहर गया। बाबूजी एक तरफ खड़े जोर जोर से कह रहे, जवानी हमें भी है, पर ऐसी नहीं कि दिन दूने रात न देखे, जब देखो तब बहू के लिए पड़े। अरे घर में बच्चे है, बूढ़े है, किसी का लिहाज है, 10 बजने आ रहे, बाबूजी का अभी भी सवेरा नहीं हुआ। ऐसी बेशर्मी किस काम की, रात भर ही हाँ हाँ चूर के है जवानी में, ना दुनिया का ध्यान ना आंखों का शर्म, आग लगे ऐसे अंधेपन में, ना बोलते हैं ना डरते, औरत के को शेरनी बनाते हैं ऐसे करके। मानिए जो कपड़ा दिया उसका एक प्रॉब्लम है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए क्या हुआ। अब क्या, फिर झाका, बाबूजी का भाषण आ गया। हालत यह है कि और हिम्मत उल्लू का पट्टा, ये देखो आगे पड़ेगा। वो रात को धोती की बात हुई, माने ये सारी बातें हो गई कि धोती कैसे लाए एंड ऑल। जरा सा किवाड़ खोलकर प्रभा ने डरते डरते झांका और दबी दबी सिमटी भी भीगी बिल्ली बनी चुपचाप निकल कर नीचे गई। मैं साहस संचित करने लगा, मैंने इकट्ठा अपना हिम्मत। लगता था जैसे हम लोग कोई घोर अनैतिक काम किए, माने हम लोग बहुत अनैतिक बहुत गंदा काम किए, जैसे मेरे बाबूजी लोग चिल्ला रहे, पढ़ना नहीं हो गया, बहुत पाप जैसा हो गया। यहीं पर ये सबसे बड़ा चैप्टर खत्म होता है बच्चा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।